हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हिलाल अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यूर वॉचिंग फेस टू फेस विद मनीज़ मोइन। और आज के प्रोग्राम में जो मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। इसके अलावा उनकी खिदमात के पेश नज़र उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी उन्हें दिया गया है क्योंकि जो खिदमात उन्होंने पाकिस्तान के लिए की, पाकिस्तानियों के लिए की, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए की, उनकी तालीम के लिए की, उनमें खेल को फ़रोग देने के लिए की, वो काबिल तहसीन है। मैं बिला ताख़ीर शामिल गुफ्तगू करूँगी। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्ट्रेट फ्रॉम US यहाँ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाम साहब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर भाई, आप कैसे हैं? सब ठीक। मैं जानना चाहूँगी कि आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हिलाल इम्तियाज़ दिया गया, प्राइड ऑफ पाकिस्तान दिया गया, वो खिदमात पर अगर आप हमारे साथ रोशनी डालें। कि सबसे पहले जो भी हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा होता है, उनकी कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की एजुकेशन पे, हेल्थ सेक्टर पे या कोई भी ऐसी जो चीज़ है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है किया जाए। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा यही था कि हम एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल क्रिएट करें जो एजुकेशन में हो, जो पाकिस्तान में अभी तक किसी ने इस तरह का नहीं सोचा था, ना ही किया है। लोग डोनेशन देते रहते हैं, लेकिन वो यही होता है कि ना जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं वो डोनेशन पे चलते रहते हैं। तो मेरा यही था, मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात की, लम्स के साथ भी बात हुई थी, हमारी नवल के साथ भी बात हुई और नस के साथ भी। तो नस में मुझे ना एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल ये मिला कि जो एक दफ़ा आदमी ने डोनेट कर दिया है तो उसको किस तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अच्छा प्लान हमने ये किया कि हम एक IT टावर बनाते हैं। तो IT टावर में जो इंटरनेशनल जो है ना वो कंपनीज आएँ, वो उसको रेंट पे करें, उस रेंटल इनकम से हम एक एंडोवमेंट फ़ंड बना दें। एंडोवमेंट फ़ंड से जो अनप्रिविलेज स्टूडेंट एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आके उनको स्कॉलरशिप दी जाए। स्पेशली अगर नस का अगर आप प्लान देखें तो सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो हर चीज़ उनकी मेरिट पे होती है। उनका ये नहीं है कि जी आप किसी की सिफारिश कर दें और वही बच्चा उधर जाएगा। तो मुझे ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी। तो जब एंडोवमेंट फ़ंड जब पूरा वो चलेगा तो इसमें जो हमने एस्टिमेट किया तकरीबन 400 बच्चा हर साल ग्रेजुएट करेगा। अच्छा। सस्टेनेबिलिटी को लेके ना मेरे जहन में सबसे बड़ी बात यही थी कि हम जब ये 400 बच्चा ग्रेजुएट करता है हर साल तो डेफिनेटली उसको अपनी लाइफ भी सेटल करनी है, शादी होगी, बच्चे होंगे, वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग वगैरह कर रहा होता। तो ये एक 20 से 25 साल का एक प्रोसेस होता है कि जब बच्चा 50 साल के करीब पहुंचेगा तो उसकी थोड़ी सी सोच बदलनी शुरू होती है। जब उसके बच्चे अपने बड़े हो रहे होते हैं कि किस तरीके से मेरी किसी ने ऐसे हेल्प की थी तो क्या मैं किसी की और हेल्प कर सकता हूं। तो मेरा सबसे लालच बड़ा यही है कि जब बच्चा उस लेवल पे पहुंचे तो ये 400 में से अगर एक भी ऐसा बन जाए जो मेरे नक्शे कदम पे चल सके और पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा कर सके तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होगी कि किस तरीके से हम पाकिस्तान को लेके आगे चले। तो यही एक चीज़ थी कि जिसको लेके मैं आगे बढ़ा। For that purpose you donated $9 million to NUST University। जी। और इसके अलावा लास्ट टाइम भी जब आप पाकिस्तान आए और कराची में भी आपने स्टूडेंट्स में एजुकेशन को फ़रोग देने के लिए लैपटॉप्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए। जी, वो भी किए। इसके अलावा सियालकोट में हमने
मेरे वाला साहब की एक ख्वाहिश थी कि हमारे गांव में लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं है, तो जो हाई स्कूल था उसमें हमने एक नई बिल्डिंग बना के दी, पर अनफॉर्चुनेटली वो तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट की इस तरह के हर्डल्स हैं, इतनी रेड टेप्स की वजह से अभी तक वो कॉलेज स्टार्ट नहीं हो सका। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है कि जो एक डिस्करेजमेंट ही हमें होती है कि इतनी प्यारी हमने बिल्डिंग एक बना के दी है, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी। कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाए, पर लेट्स सी के एंड होप फॉर द बेस्ट। और सियालकोट से आपका ताल्लुक़ है, सियालकोट से आप उसके बाद फ्यूचर को बेहतर करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यूएस गए। तो आज जब आप वापस आते हैं और सियालकोट में अपने ही लगाए हुए एक प्रोजेक्ट को देखते हैं कि अभी उसके ऊपर काम हो नहीं पा रहा क्योंकि हमारा सिस्टम एक ख़राबी का शिकार है, तो फिर आपको कैसा लगता है? नहीं, थोड़ा दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन यही है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी हिम्मत को लेके ना कोशिश लगे रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से चीज़ें हो सकें। अब इसके अलावा जब मैंने वो डायलिसिस सेंटर का किया था सियालकोट में, तो उसमें भी काफ़ी हर्डल्स आई थी, लेकिन उसको हमने ना जो जल्दी कर लिया था क्योंकि वो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक प्राइवेट बेसिकली सेक्टर था। अब ये जो था वो मेरा एक प्लान यही था कि किसी तरीके से एक इब्तिदा की जाए कि इसको लड़कियों का जो कॉलेज है कन्वर्ट किया जाए, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। तो मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि अगर ये 2 साल पहले ही इसकी क्लासेस शुरू हो जाती तो हो सकता था कि आज मैं एक और प्रोजेक्ट नया शुरू कर चुका होता। तो इस तरह की थोड़ी सी जो डिलेज आती हैं तो वो ना सिर्फ मुल्क के लिए अच्छा है, ना ही हमारे डायस्पोरा के लिए अच्छा है कि हम अगर कुछ करना चाहते भी हैं तो वो हमें करने नहीं दिया जाता। Sir, I would like to know what became the main reason for you to move abroad. Everyone has a dream, but not many people really understand ना कि इसको हमने हमारी डेस्टिनी क्या है। तो मेरी शुरू से यही थी ख्वाहिश कि कोई अगर बाहर जाके कुछ अगर बाहर जाने की एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो हमने जाके वहाँ पे करना क्या है। आप यकीन करें कि जो मेरे दोस्त थे ना, उस वक्त मेरी बातों पे कई दफ़ा यकीन नहीं करते थे कि मेरी थोड़ी सी सोच डिफरेंट होती थी। हमारे फाइनेंशियल हालात इस तरह के नहीं थे पाकिस्तान में कि मैं अपनी एक स्टडी भी कंटिन्यू कर सकूं। तो मेन पर्पस यही था कि जाके वहाँ पे ना एक करियर बनाना है, वहाँ पे जाके कुछ ऐसा करना है कि ना सिर्फ कि माँ बाप को भी खुशी हो, आपको अपनी तसल्ली भी होनी चाहिए। बड़े लोग जाते हैं, हमारे गांव के काफ़ी सारे लोग गए हैं, लेकिन कुछ सोचता इस तरफ नहीं है कि हमने कुछ करके कुछ दिखाना भी है आगे। तो मेरी एक बचपन से ही एक जद्दोजहद जो रही है मेरी लाइफ की, वो यही रही है कि थोड़ा हट के करो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर हम बड़ा सोचेंगे नहीं, बड़ा कर कैसे पाएंगे। लोग जो ख्वाब देखते रहते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि भाई ख्वाब ज़रूर देखें, लेकिन उसको उसकी ताबीर भी तो होनी चाहिए, उसको लेके आगे कैसे चलना है। वो एक प्लानिंग होती है, एक आपकी स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी पे आपने किस तरीके से अमल करके आगे चलना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी कि जो अल्लाह ताला ने ना इतनी सलाहियत मुझे बचपन में ही दी कि मुझे एक गोल्स होते हैं इंसान के, उनको अचीव करना है। तो उसको अचीव करने के लिए ना हमेशा मेरी कोशिश यही रही है कि जो मैंने कल किया था आज मैं उससे ज़्यादा बेहतर कर सकूं। तो इसी चीज़ को लेते लेते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। अगर कोई सोचे कि उसको बाहर जाना है, जिस तरह के आजकल के हमारे मुल्की हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तानी नौजवान चाहते हैं कि यार वाइंड अप करें यहाँ से सारा कुछ और बाहर जाकर कोई काम शुरू करें, तो ऐसे पाकिस्तानियों को आप क्या तजवीज़ देंगे? आपकी एडवाइस क्या है कि अगर वो बाहर जाते हैं तो उन्हें क्या काम करना चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सोचते सभी हैं, ख्वाब सभी देखते हैं, मगर ताबीर तक नहीं पहुंच पाते। देखिए, ये बड़ा 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक अगर बच्चा उस जो आपने खुद ही बात की है कि वाइंड अप करना है, तो ये एक बड़ा क्रिटिकल सा एक मोमेंट होता है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब अगर आप अपने मुल्क में कुछ नहीं कर सकते बाय हैविंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज, by having a lot of financial capabilities, तो आप बाहर जाके
लेकिन इस्लाम नज़र नहीं आता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, थोड़ी सी मैं आपसे शेयर करूँगा। इस्लाम में क्या है कि आप सुबह फजर की नमाज के बाद अपना कारोबार शुरू करें, लेकिन माशाल्लाह हम इधर उठते ही 11-12 बजे हैं। हाँ जी। और रात को देर तक चलते हैं। अगर आप यूरोप, अमेरिका या कोई भी डेवलप कंट्री देख लें, उनका दिन जो है ना सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है, 3-4 बजे ख़त्म करके अपनी फैमिली के पास आते हैं, 9 बजे के करीब उनका दिन ख़त्म हो के वो आराम से सो जाते हैं। उनकी तरक्की का राज ही यही है। इसके अलावा अगर आप इस्लाम को देखें तो इस्लाम में यही चीज़ एक बताई गई है कि इंसानियत, हकूक़ुल इबाद। क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला ने एक यही चीज़ पूछनी है कि आपने इंसानियत के बारे में क्या किया। अल्लाह ताला तो यही कहता है ना कि मैं गफूरुर रहीम हूँ, मैं तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन आपने अगर किसी इंसान को कोई तकलीफ़ दी है, वो तकलीफ़ जो है ना वो उसी ने माफ़ करनी है। बाहर के मुल्कों में ये चीज़ बड़ी देखी जाती है, वो किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहते, वो अपने आप काम से काम रखेंगे। यहाँ पे ये है कि जब तक किसी को कोई तकलीफ़ दी ना जाए ना, रात को उनको नींद नहीं आती है। तो ये बहुत सारा फ़र्क है। अब इसके अलावा ये देखें कि यहाँ पाकिस्तान में एक पीरी फ़कीरी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। अगर आप पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स देख लें, जब पाकिस्तान बना था तो जो मैंने थोड़ी सी स्टडी की है, उस वक्त तकरीबन कोई 500 550 के करीब मज़ार थे। आज की डेट में तकरीबन 37,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। उसकी क्या वजूहत है? हमारे लोगों में इतने ही ज़्यादा वो जो है ना वो लोग जो है ना पाक साफ़ है, इतने वो पीर बनते जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? बाहर ही क्यों डेवलपमेंट सारी हो रही है? तो ये चीज़ें जो है ना हमें खुद ही एनालाइज करनी चाहिए कि ये क्या वजह है। राइट। अब जो बच्चे फॉर एग्जांपल ये है कि जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं ना, वो इस तरफ चले जाते हैं कि पता नहीं अगर हम ये मज़ारों पे जाएंगे तो क्या होगा। इतना पैसा जो है ना वो ये मज़ारों पे इकट्ठा होता है, कहाँ जाता है? सर, आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहूँगी, अब तो दाता दरबार भी पेड कैंपेन चलाता है कि आप हमें $10 डोनेट करें। देखिए यही मसला है ना हमारी यूथ का ना, कि उनको इतनी पोलराइज कर चुके हैं हम, उनको उस तरफ लेके जाकर। अभी चले इस पे थोड़ी सी बात करते हैं हम, कि ये जो पीरी फ़कीरी या मज़ार कैसे बने। ये जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक डाइवर्ट करने के लिए एक कैंपेन उन्होंने चलाई कि जो लोगों को जागीरें देनी शुरू कर दी। अच्छा। और ये एक फैक्ट है, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो करते यही थे कि एक जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल सा आदमी है उसको जागीर दी, उसको पीरी फ़कीरी पे बैठा दिया, और जो यूथ होती थी वो उसकी तरफ जो है ना वो चली जाती थी। अब वो एक थोड़ा सा ना फतफा टाइप छोड़ जाते थे कि जी आपको ये इस तरीके से ना लड़ना चाहिए, ये वो वगैरह। तो ये सारा मिथ वहाँ से शुरू हुआ है। मिसलीड जो है ना ये वहाँ से शुरू हुआ, जो कि चलती है और ये बढ़ती ही जा रही है। सर, ये सिलसिला या ये फितना वहाँ से शुरू हुआ नौजवानों के जहन ख़राब करने का। और आज अगर मैं बात करूँ तो हमारे मुल्क में, यानी पहले तो ये सब कॉन्टिनेंट था ना जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, तो आज पाकिस्तान में जो 25 साल का लड़का है उसका जहन किस तरह काम कर रहा होता है, और अमेरिका में रहने वाला 25 साल का नौजवान वो किस तरह से यहाँ के नौजवान से मुख्तलिफ है? बहुत सारा डिफरेंस है। बाहर का जो लड़का है, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया ना, उसके जहन में 25 साल के लड़के के जहन में यही होता है कि मुझे अपना करियर बनाना है। वो कभी ये नहीं देखता कि जी मेरे मुल्क में जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, मैंने उसको क्या करना है। और दीन को भी मौजूद बहस नहीं बनाता, कुछ नहीं, उसको सिर्फ एक चीज़ का फोकस करना है कि मेरी लाइफ है, मुझे इसको लेके आगे क्या करना है। 18 साल से मैं शुरू करता हूँ। जब बच्चा 18 साल का होता है तो हाई स्कूल जहाँ पे जो OA लेवल जो भी है उसके वो जब क्लियर करता है ना, तो ऑलमोस्ट 30% बच्चे जो होते हैं ना वो आगे यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, 70% जो है ना वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अब 30% जो बच्चे अपना यूनिवर्सिटी को ख़त्म करते हैं 22 साल, उसके अलावा उसमें से भी तकरीबन 10% बच्चे
बोला मुझे ये नहीं पता कि ये बात उन्होंने मुझे अच्छी तरह याद है, तो 84 या 85 में बोली थी कि ये ही फार्मूला यूरोप और अमेरिका में होता है। अच्छा। लेकिन हमारी यूथ जो है ना वो एक ऐसी तरफ चल चुकी है, स्पेशली आज की, कि जी उनको वो पॉलिटिकल इश्यूज भी उनको नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये समझने से वो बिल्कुल कासर हैं कि हम अगर कामयाब हैं तो पाकिस्तान कामयाब है। हम नाकाम हो रहे हैं लेकिन उसका इल्ज़ाम हम पाकिस्तान पे दे रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे दे रहे हैं, या जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दे रहे हैं। इनमें ना इंस्टीट्यूशंस का कोई मुदाखलत है, ना कोई गवर्नमेंट की है। देखिए कुछ भी होता है, आप एक इंडिविजुअल बच्चे ने कोशिश करनी है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। यूरोप अमेरिका में जो शरह है वो तकरीबन 80% बच्चों की ये होती है कि मैं कुछ करूँगा तो मुल्क हमारा कामयाब होगा और हमने मुल्क की इकानमी को लेके आगे बढ़ना है। तनवीर भाई, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं इस मामले पर। मैंने भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के करियर सर्विसेज कॉर्पोरेट लिंकेजेस डिपार्टमेंट में सर्व किया है, जिसका काम ये होता है कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले बच्चों को कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरह से इंडल्ज किया जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली पहली बात तो ये है कि हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर्स में उन बच्चों के लिए जॉब्स नहीं है। दूसरी बात, अगर जॉब है तो वो उनके क्राइटेरिया, बच्चों के क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती, क्योंकि वो उस तरह से उन्हें पे नहीं करती। यहाँ पर रुपीज़ और डॉलर्स वाला डिफरेंस आ जाता है, तो बच्चे पहले ही डिस्करेज हो जाते हैं और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में आना ही नहीं चाहते। इस गैप को किस तरह फिल करें? नहीं, ये इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। जब बच्चा ये सोचता है ना कि ये मेरा वो क्राइटेरिया ही नहीं है, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। यानी कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाला बच्चा, फॉर इंस्टेंस नस्ट वालों को तो हाथों हाथ ले लेंगे, लम्स वालों को भी ले लेंगे, मगर उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। वो बच्चा अगर वहाँ से DDNS करके निकले, डाइट एंड न्यूट्रिशन की डिग्री लेकर निकले, तनवीर भाई कैन यू इमेजिन, वो बर्गर स्टॉल लगाता है। DDNS का बच्चा बर्गर स्टॉल लगाता है। नहीं, देखिए उसमें देखिए ना तो यूनिवर्सिटीज़ का कसूर है। क्या हम पहले तो ये देखें कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान में वो कितनी एक्रेडिटेड है इंटरनेशनल लेवल पे। आपने खुद ही उसका जो है ना वो थोड़ा सा मतनाज़ा सा सवाल कर दिया कि नस्ट है, लम्स है या नमल है, इस तरह के इन यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकलते हैं उनको हाथों हाथ लिया जाता है। इन यूनिवर्सिटीज़ का एक स्टैंडर्ड है, दे आर फुली एक्रेडिटेड, बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं है? थोड़ी सी हमें अपनी सोच पहले बदलनी चाहिए। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हमारी यूथ जो है ना वो नहीं आगे जा सकती है। अगर हम US में 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में तकरीबन 7 से 10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड की हैं। पाकिस्तान में आपके पास पूरे पाकिस्तान में 10 यूनिवर्सिटीज़ मुझे आप बता दें जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो ये बहुत फ़र्क आ जाता है। दूसरी बात आपने बोली कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पाकिस्तान में नहीं है, दैट आई टोटली एग्री विद यू। उसकी भी वजह यही है कि हमारे जो बच्चे ही नहीं उस तरह के आ सकते, हमारा जो लेवल है वही नहीं है। अब एक चीज़ मैं एक पाकिस्तान की ना टैलेंट की ना स्पेशली बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ कि बच्चों में टैलेंट बहुत है लेकिन नेगेटिविटी इतनी है, वो लेज़ीपन इतना है। बच्चा रात को ख्वाब देखता है, सुबह उठता है 12 बज जाते हैं तो वो यही सोचता है कि अभी तक तो मैं अमीर नहीं हुआ, मैंने तो ख्वाब देखा था एक। तो उस ख्वाब को अगर आपने उसकी ताबीर करनी है तो उसके लिए आप काम तो करें, मेहनत तो करें। ये चीज़ें ओवरनाइट तो नहीं होती। लोग $5 $6 की भी जॉब करते थे। मैंने जब अपना करियर शुरू किया है मैंने $2.25 पे किया है। $2.25 पर आवर की मेरी जॉब होती थी। उन दिनों में फ़ोन इतना महंगा होता था कि हमें पाकिस्तान में बात करने के लिए ना 10 बार सोचना पड़ता था कि 1 मिनट की कॉल $4 की होती थी। और इतना तो इनकम में नहीं था जितना इतना इनकम नहीं कि आपने तकरीबन 2 घंटे काम किया तो उस 1 मिनट कॉल आपने करनी है। तो ये सोचें कि हम कितनी मुश्किलात से निकल के आगे बढ़े हैं। क्या आजकल का
जिनका शुमार वो 70% में आपने किया कि यूनिवर्सिटी छोड़ जाते हैं। मैंने एक्चुअली ये वो हैं जो बिल्कुल ही ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, जी। लेकिन उन्होंने एक आइडिया ले की हुई अपॉर्चुनिटी और अपना बनाया हुआ रास्ता इतना वसी कर लिया है कि अमेरिका में इट्स तनवीर अहमद एंड हिज चेन्स एंड हिज बिजनेसेस, और वही सब आप यहाँ पर ला रहे हैं अपने वतन में वापस। तो बात यही है ना कि अगर हम सोचते यही रहें कि जी मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है, आपने मुल्क के लिए करना है, फर्क सिर्फ इतना है। पाकिस्तान में हम यही सोचते रहते हैं कि जी जब मुल्क के हालात सही होंगे फिर हम करेंगे। मैं आज की डेट में भी अमेरिका में नहीं सोचता कि जी मुल्क के हालात, इकानमी अमेरिका की भी ठीक नहीं है, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालते रहते हैं, कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते रहते हैं कि जिससे हमारा बिजनेस बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पे यही है कि अच्छा जी मुल्क के पता नहीं हालात कब होंगे, यहाँ से वाइंड अप करो, यहाँ पे चीज़ें बेचो तो बाहर चले जाएं। जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है वो जी ज़मीन बेच के जी वो पैसे लेके बैठा हुआ है और वो वहीं से खा रहे हैं। उनको ये भी नहीं है कि हमने इसको इकानमी को रोल कैसे करना है। अगर इसी चीज़ को अगर आप देख लें, जो आपकी मोस्ट ऑफ दीज हाउसिंग स्कीम है वो पैसा उधर पार्क हो जाता है। क्या उसको उस पैसा पार्क करने से आपकी इकानमी को कोई फ़ायदा होता है? आपके लोगों को कोई फ़ायदा होता है? बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, कि उसकी देखे, क्योंकि वो साइकिल में नहीं आ रहा। एक प्लॉट आपने ले ली है या 10 प्लॉट आपने ले ली हैं और वो 10 साल पड़े हुए हैं, उसका क्या फ़ायदा है? लेकिन यहाँ पर तो आप एग्री करेंगे कि पॉलिसीज इतनी अनस्टेबल हैं कि इन्वेस्ट करने के बजाय बंदा सोचता है कि यार जेब में ही पड़ा रहे तो ठीक है, इन्वेस्ट हो गया तो कल को शिफ्ट ऑफ गवर्नमेंट होगा तो फिर डूब जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ सोलर इंपोर्ट करने की बात आई या घरों में सोलर लगाने की बात आए तो कभी कहते हैं टैक्स लगेगा, कभी कहते हैं नहीं लगेगा। जो मार्केट है उसके अंदर इतना इस मामले को लेकर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है कि वो सोचते हैं कि हम इस पर इन्वेस्ट करें या ना करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के ना, अमेरिका में रहते हुए ना, मैं 1-2 न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ, ऑनलाइन जो भी होते हैं। जो सोशल मीडिया पे बातें आती हैं मैं कभी यकीन नहीं करता उन पे। 99.9% जो है ना वो झूठी होती है। अमेरिका का सोशल मीडिया भी इसी तरह का है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शायद इसी वजह से ना वो थोड़ा सा हमसे आगे हैं। इसी वजह से जो वहाँ के बच्चों की सोच है ना वो डिफरेंट है। जो न्यूज़ में आ रहा होता है, जो असल चीज़ें होती हैं ना, वही वो सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं। तो फिर आप उस पर इतना एतबार क्यों नहीं करते? नहीं, एतबार जो देखिए एतबार की बात नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं होता, हम फजूलियात पे ना तवज्जो दें। हमारे पास जो टाइम होता है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसको ऐसा यूटिलाइज करें कि जिससे हमें पर्सनली फ़ायदा हो। बात वही घूम फिर के आ जाती है कि हमें जब तक फ़ायदा पर्सनली नहीं होगा ना, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। अच्छा सर, कमिंग टू दी इलेक्शंस, क्योंकि 5 नवंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं अमेरिका में, मैं चाहूँगी आप बताएं, बिकॉज यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर इन USA, तो क्या चल रहे हैं अमेरिकी इंतखाबात के हालात और आप क्या देखते हैं कि इस बार क्या कोई खातून ये सीट ले पाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। अमेरिका इज़ नॉट रेडी फॉर दैट येट। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ट्रंप काफ़ी अच्छी लीड से जीतेंगे और सेनेट भी शायद रिपब्लिकन्स के हाथ में आ जाए और हो सकता है कि कांग्रेस भी रिपब्लिकन्स के हाथ में आ जाए। कांग्रेस के शायद 50-50 चांसेस हैं, बट डेफिनेटली जो रिपब्लिकन्स जो है ना वो कांग्रेस को भी कंट्रोल, अभी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है ना वो डेफिनेटली रिपब्लिकन्स का जो ट्रंप ही आएंगे। सर, डिजिटल स्टैट्स शेयर करूंगी आपके साथ। सिर्फ 2000 का फ़र्क अभी नज़र आ रहा है ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान में। ये कुछ स्टेट्स में है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो तकरीबन 57% ट्रंप के और 43% कमाला है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है अभी।
और कमला हैरिस भी काफ़ी डेडिकेटेड हैं इन इंतखाबात को लेकर, काफ़ी सरगर्मियाँ उनकी जारी हैं, मेल मुलाकातें भी हो रही हैं, तो इम्कानात कम है? बहुत ज़्यादा कम है। देखें, जो एक फंडामेंटल इश्यूज़ है ना इकानमी के, वो डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो पिछले तकरीबन 2 साल से कहने को तो वो वाइस प्रेसिडेंट है, बट शी इज़ बीन एन running as an active president. Majority of the decisions are being taken by her, definitely affect the economy of the US as well as the overall in the entire world. अगर आप डिबेट पे ही थोड़ा सा फोकस कर लें तो उसमें जो मेरे एनालिसिस है उसमें यही था कि जी अगर कमाला ने पिछले 3-3.5 साल उनके पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तो क्या किया उन्होंने। अगर वो 3-3.5 साल वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, उसमें 2 साल तकरीबन एक्टिव प्रेसिडेंट के हिसाब से भी वो अपने फैसले लेती रही हैं, तो उन्होंने कौन से ऐसे अच्छे डिसीजन लिए हैं जिससे कि ना सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा हो बल्कि पूरी दुनिया को भी उसका कोई फ़ायदा हो सके। तो कोई ऐसा डिसीजन वो नहीं ले पाई हैं अनफॉर्चुनेटली। ना ही वो डोमेस्टिकली ले सकी हैं, ना ही वो इंटरनेशनली ले सकी हैं। अब ट्रम्प की पॉलिसीज़ को अगर देखा जाए तो उनका एक एजेंडा यही है कि जी हमने अमेरिका को आगे कैसे लेके जाना है। अगर 4 साल अमेरिका जो इकानमी है ट्रम्प के दौर में रही है, कोविड भी आया लेकिन जो नंबर्स थे वो काफ़ी ऊपर थे। जब डेमोक्रेट्स आए हैं, बाइडन की और कमाला हैरिस की गवर्नमेंट आई है, तो वो उस वक़्त अमेरिका जो था वो कोविड से तकरीबन निकल रहा था, ठीक है, लेकिन वो इकानमी को उस तरीके से सस्टेन नहीं कर सके जिस तरह ट्रम्प ने उसे कॉम्बैट किया। देखिए फ़र्क यही है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में 2 डिफरेंट फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। रिपब्लिकन्स ये कहते हैं कि जी हमने बिजनेस को सपोर्ट करना है, बिजनेसेस होंगे तो इकानमी चलेगी। तो वो क्या करते हैं कि वो टैक्स ब्रेक देते रहते हैं। प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होता है उसको अवाम डायरेक्ट चुनती है। यहाँ पे जो है ना वो एमएनए, जो आपको पता ही है कि जिसका ज़्यादा दबदबा अपने इलाके में है तो वो इलेक्ट हो जाता है। अब जब एमएनए इलेक्ट होगा तो उसके ज़रिए ही हमारा प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने फिर आपने सेलेक्ट करना होता है कि प्रेसिडेंट कौन है या गवर्नर कौन है। तो कम्प्लीटली डिफरेंट एक प्रोसेस है, एक डिफरेंट ही एक स्ट्रक्चर है। यहाँ तो नताइज ही नहीं आते, नताइज भी रुक जाते हैं। देखिए वो वहाँ पे भी होता है। अच्छा, ये इस चीज़ को आप ब्लेम ना करें कि पाकिस्तान ही इतना बुरा मुल्क है। पाकिस्तान इतना बुरा मुल्क नहीं है। और इसका यकीन रखें कि अमेरिका में भी ऐसे होते हैं। अगर आप 2016 का इलेक्शन देख लें, 2012 में भी ऐसे ही हुआ था कि जो फ्लोरिडा में जब ओबामा इलेक्ट हुए थे दोबारा अपनी सेकंड टर्न पे, तो इलेक्शन के डिले कर दिया गया थे रिजल्ट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपको यहाँ पे हो रही हैं कि वो दुनिया में नहीं होती है, हर जगह ऐसी होती है। फ़र्क सिर्फ यही आ जाता है कि आपने जो अपना एक लीडर इलेक्ट किया है उसकी मुद्दत पूरी होनी चाहिए। एक जो है ना किसी भी कंट्री के लिए ना स्टेबिलिटी के लिए जो एक गवर्नमेंट बनती है
उसकी मुद्दत पूरी होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख ले, आज तक एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई है कि जिसने पूरे 5 साल पूरे किए हैं। सर ये सिर्फ फिर हम कहेंगे ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, कई इस तरह के ममालिक हैं जहाँ पर गवर्नमेंट टॉपल हो जाती हैं या उनके लीडरान को उठाकर उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर सज़ाएं सुनाई जाती हैं। अब यही है ना कि देखिए, ये एक पूरे फुली डेमोक्रेटिक कंट्री और जो है ना हमारे जैसे जो मुल्क हैं उनमें फ़र्क ही यही है कि हम वो काम क्यों करते हैं कि जिससे मुल्क का इमेज भी ख़राब हो। मेरी तो कोशिश, हमारे जो स्पेशली पाकिस्तानी डायस्पोरा है, मेरी भी कोशिश यही रहती है कि हम पाकिस्तान का नाम लेके उसको अच्छा एक इमेज बिल्ड करते रहें। किसी भी मेरी कांग्रेसमैन से या प्रेसिडेंट से या अभी मेरी कमला हैरिस से भी मुलाकात हुई थी तो मैंने उनको यही बोलता हूँ कि ठीक है जी, मैं पाकिस्तान में मेरी पैदाइश ज़रूर हुई है, लेकिन मेरी जो परवरिश ज़्यादा जो बड़ा पला वो मैं ये चीज़ जो है ना एक अट्रैक्ट करती है सभी को। लेकिन क्या हम अपने मुल्क में रह के ये कहते हैं कि वी आर प्राउड पाकिस्तानीज़? अमेरिकन को देख लें, वो कहीं पे भी चले जाएंगे वो कहेंगे यू नो वी आर प्राउड अमेरिकन्स। फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है हमारा। नहीं, ये हमारा फ़र्क नहीं है। पाकिस्तानी ये कहना भी चाहते हैं तनवीर साहब, लेकिन वो कह नहीं पाते क्योंकि अपनी तनख्वाह का कई फ़ीसद हिस्सा वो टैक्स की मद में अपने मुल्क को देते हैं, मगर जब रिटर्न की बात आती है तो दे डोंट गेट दो सर्विसेज बैक, सो दे डू नॉट फील दैट मच प्राइड इन कॉलिंग देमसेल्फ पाकिस्तानीज़। जितना बाहर सर्विसेज उन्हें मिल रही होती हैं, तालीम मुफ्त मिलती है, सेहत का निज़ाम बेहतर है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बट एज़ कम्पेयर टू US हम काफ़ी पीछे हैं। थोड़ी सी मैं आपकी टैक्स पे बात कर देता हूँ। डिफरेंट जो है ना स्केल्स हैं अमेरिका में टैक्स की। देते हैं कितना फ़ीसद? 52% हमारी इनकम का टैक्स जाता है। इसके अलावा ठीक है जो GST है वो कम है, वो 9%, वो सेपरेट है। इसके अलावा हम प्रॉपर्टी टैक्स जो देते हैं वो सेपरेट है। अगर ये सारे आप टैक्स ऐड कर लें तो करीबन 60% ऑफ आवर इनकम गोज टुवर्ड्स द टैक्स। 60%। तो हमारे पास 40% सिर्फ रहता है। तो गवर्नमेंट फिर तो देगी ना हमें। तो आप पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करें कि जी आप 17-18% दे के तो जो है ना आप एक्सपेक्ट करें कि जी पाकिस्तान जो है वो आपको ये सारी फैसिलिटीज भी देगी। भाई आप पाकिस्तान में नहीं रहते हैं ज़्यादा। मैं आपको बता दूं कि अभी भी लाहौर जैसे एरिया में, मरियम नवाज़ के हलके में, शहबाज शरीफ के हलके में, हमजा शहबाज के हलके में, मैं सिर्फ वो नाम ले रही हूँ जो इस वक्त हुकूमत में है, सड़कें भी नहीं हैं, गटर खुले पड़े हैं। फिर आप ये तो जहाँ बंदा रहता है एटलीस्ट वो जगह तो साफ़ होनी चाहिए ना। फिर उसके बाद अगर उन्हीं गंदे इलाकों में रहते हुए कोई बीमार हो जाए, अस्पताल जाएगा, उसको वहाँ पर इंजेक्शन दस्तयाब नहीं होगा। तो फिर हम इतना भी अगर टैक्स दे रहे हैं ना 18% या 16%, तो वो देकर भी दिल पर बोझ होता है कि उसमें भी अद्वियात आपको नहीं मिल पाती हैं। तो फिर हम किस तरह मवाजना करें? ये चीज़ें बात वही आ जाती है कि जो हमने अपनी सोच कैसे बदल ली है। ये एक इंडिविजुअल की तरह अब बात करेंगे हम, जो मैं शुरू से ही आपको कह चुका कि एज ए इंडिविजुअल हमने मुल्क को लेके आगे कैसे जाना है। अब कलेक्टिवली ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बाद में होंगी। आपके मुल्क में मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ कि अगर 1 लाख बच्चा है, 1 लाख बच्चे में से अगर 50,000 बच्चा ये सोचना शुरू कर दे कि मैंने कुछ करना है फिर ही आगे बढ़ पाऊँगा और उसी से मुल्क आगे बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लेकिन हम यही सोच ही नहीं पाते हैं। हमारी सोच यही होती है कि जी गवर्नमेंट हमारे लिए करे। गवर्नमेंट उसी वक्त आपके लिए कुछ करेगी जब आप कुछ करेंगे। और ये एग्जैक्टली अमेरिका में भी है।
कि जहाँ पे जो इलाके पसमानदा से इलाके हैं वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। आप बेशक इस चीज़ पे हैरान होंगी, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। ह्यूस्टन जैसा बड़ा शहर है, आप उधर आए, मैं आपको लेके चलता हूँ। जो ह्यूस्टन का डाउनटाउन है उससे 10 मील आप ईस्ट पे चले जाएं, आप सोच भी नहीं सकती हैं कि ये अमेरिका का एक हिस्सा है। अच्छा। फ़र्क ये है कि वो जो इलाका है, वो बच्चे जो हैं, जो वहाँ के जो शहरी उस वक्त जो रह रहे हैं, वही आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ पे भी नहीं करती है। ये हमें कुछ लेके करना है। देख लें तनवीर भाई, वो यूएस सिटीजन ही है ना जो वहाँ ईस्ट में रह रहे हैं, ह्यूस्टन में। तो यूएस सिटीजन ही है, अफ्रीकन अमेरिकन भी हैं, वो सारे कॉकेशियंस गोरे भी हैं, मैक्सिकन्स भी हैं। अच्छा। लेकिन फ़र्क यही आ जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं। वहाँ से आप 20 मील थोड़ा सा नॉर्थ चले जाए, देयर ऑल वेल टू डू। मजाल है कि वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कर ना सके। जो गवर्नमेंट को इतना वो कह देते हैं कि आपने ये करना ही करना है, लेकिन जो दूसरे इलाके में है वो ना खुद कुछ करते हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए क्यों करेगी। राइट। अच्छा तनवीर भाई, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगी यूथ के लिए, पाकिस्तानी यूथ के लिए आप अगर कोई पैगाम देना चाहें। मेरा सबसे बड़ा पैगाम यही है कि आप कोशिश करें, कोशिश करते रहेंगे ना तो ही आगे बढ़ेंगे। ये कभी ना सोचें कि जी मुल्क के हालात ख़राब हैं या मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है। मुल्क आपके लिए उसी वक्त करेगा जब आप मुल्क के लिए करेंगे। अगर आप कामयाब हैं तो पाकिस्तान कामयाब है, अगर आप नाकाम हैं तो पाकिस्तान नाकाम है। तो पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, कामयाबी के लिए ना अपनी कामयाबी को पहले रखें। पाकिस्तान है तो आप हैं, ये सोचें। ये ना सोचें कि जी मैं हूँ तो पाकिस्तान होगा, ऐसा नहीं होता है। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें। एक पुरानी कहावत है कि जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं है, क्या खोएंगे हम। हमें कोशिश ये करनी है कि हम कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे। छोटी छोटी सोच बदलें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि उनका ये कहना था कि हमारे पास पाने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन खोने के लिए नहीं। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि वो पाकिस्तानियों की ही बात कर रहे हैं। तो आपने उनकी बातों से डेफिनेटली मोटिवेशन लेनी है। इसीलिए हम आपसे मिलवाते हैं उन गेस्ट को जिनकी ज़िंदगी एक रोल मॉडल होती है, एक मिसाल होती है, एक अमली नमूना होती है, ताकि आप भी उनसे सीखें और इंस्पिरेशन लें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।